आइए आज के इस एक्सप्लेनर में भारतीय लोकतंत्र के उस हिस्से को डिकोड करते हैं जिसे अक्सर एक संवैधानिक ढाल कहा जाता है, यानी हमारी राज्यसभा। आखिर ये सदन असल में कैसे काम करता है, इसकी असली ताकत क्या है और सबसे बड़ी बात, ये हमारे लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए सीधे इसी पर बात करते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी लोकतंत्र में आखिर दो सदनों की जरूरत ही क्या है? मतलब सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को ही सारे नियम कानून क्यों नहीं बनाने दिए जाते? दिलचस्प बात यह है कि स्वतंत्र भारत की शुरुआत में हमारी संविधान सभा में भी ठीक यही सवाल बेहद जोर शोर से गूंजा था। तो इसका जवाब छिपा है पॉपुलर विल, यानी जनता की इच्छा, और चेक्स एंड बैलेंस के बीच के तालमेल में। देखिए, एक तरफ चुनी हुई लोकसभा है, लेकिन लोकतंत्र को कभी-कभी भीड़तंत्र की मानसिकता या जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचाने के लिए एक मजबूत कंट्रोल सिस्टम की सख्त जरूरत होती है। राज्यसभा बिल्कुल इसी संतुलन का काम करती है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून बस यूं ही बिना किसी ठोस चर्चा के पास न हो जाए। बहुसंख्यकवाद को रोकने का ये वाकई एक बेहतरीन और मजबूत तरीका है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर संरचना और चुनाव प्रक्रिया समझेंगे। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की तुलना करेंगे, राज्यसभा की कुछ बेहद खास शक्तियों पर बात करेंगे और आखिर में मौजूदा चुनौतियों और सुधारों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि भारत में इस दूसरे सदन का आइडिया असल में 1918 की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट से ही शुरू हो गया था। भारत जैसी विशाल विविधता वाले देश के लिए ये एकदम सटीक था, इसलिए स्वतंत्र भारत ने इसे अपनाया और 1952 में इसके पहले चुनाव हुए। इसके बाद 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स को आधिकारिक तौर पर अपना जाना पहचाना हिंदी नाम मिला, राज्यसभा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी इसकी संरचना और चुनाव की असली प्रक्रिया पर। अब यहाँ आंकड़ों पर गौर करना बड़ा दिलचस्प है। वर्तमान में इस सदन की कुल क्षमता 245 सदस्यों की है। इनमें से 233 तो सीधे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन असली बात उन बाकी बचे 12 सीटों की है। इन पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के दिग्गजों को मनोनीत किया जाता है। सच कहूं तो यही वो विशेषज्ञ हैं जो सदन की चर्चाओं में एक अलग ही स्तर की गहराई लेकर आते हैं। इन प्रतिनिधियों का चुनाव थोड़ा टेक्निकल होता है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। इसमें विधायक किसी एक उम्मीदवार को वोट देने के बजाय अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें रैंक करते हैं। अगर पहली पसंद वाले वोट से कोई नहीं जीतता तो वो वोट अपने आप दूसरी पसंद वाले को ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कोई स्पष्ट विजेता न मिल जाए। ये एक ऐसा शानदार तरीका है जो पक्का करता है कि हर राज्य का प्रतिनिधित्व बिल्कुल सही अनुपात में हो। अब इस संख्या को देखिए, 6। यही वो नंबर है जो इस सदन को लगातार चलाए रखता है। निचले सदन के बिल्कुल विपरीत राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल पूरे 6 साल का होता है और निरंतरता बनाए रखने के लिए इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। ये सिस्टम सुनिश्चित करता है कि देश के पास हमेशा एक अनुभवी सदन मौजूद रहे जो बिना रुके काम करता रहे। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, लोकसभा बनाम राज्यसभा। शक्तियों का ये संतुलन समझना बहुत जरूरी है। साधारण बिल और संविधान संशोधन के मामले में तो दोनों सदनों के पास बिल्कुल बराबर की ताकत है। मतलब जब तक दोनों राजी ना हो कोई कानून नहीं बन सकता। लेकिन जब बात मनी बिल यानी धन विधेयक की आती है तो कहानी बदल जाती है। यहाँ राज्यसभा की शक्तियां काफी सीमित हैं। उन्हें ये बिल महज 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ वापस लौटाना होता है और लोकसभा उन सुझावों को मानने या न मानने के लिए पूरी तरह आजाद है। अब देखते हैं चौथा हिस्सा, राज्यसभा की कुछ बेहद खास और विशिष्ट शक्तियां। भले ही पैसों के मामले में राज्यसभा के हाथ थोड़े बंधे हों, लेकिन इसके पास कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव संवैधानिक ताकतें हैं जो निचले सदन के पास बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है ताकि संसद उस पर कानून बना सके। इसी तरह अनुच्छेद 312 उन्हें नई ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की पावर देता है।
ये ताकतें सच में इस सदन को राज्यों के अधिकारों का एक मजबूत रक्षक बनाती हैं। और अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, सदन के सामने मौजूद आज की चुनौतियां और संभावित सुधार। यहाँ सबसे बड़ी और स्पष्ट चुनौती है असमान प्रतिनिधित्व। अमेरिका के सीनेट में हर राज्य को बराबर सीटें मिलती हैं, लेकिन भारत में राज्यसभा की सीटें जनसंख्या के आधार पर तय होती हैं। अब जरा इसे इस तरह सोचिए, अकेले उत्तर प्रदेश के पास पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों की कुल सीटों को मिलाकर भी उससे ज्यादा सीटें हैं। जाहिर है, इसकी वजह से बड़े राज्यों का राष्ट्रीय नीतियों पर प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। एक और बड़ा मुद्दा जो अक्सर उठता है वो है सदन की जांच प्रक्रिया को दरकिनार करना। विशेषज्ञों ने ऐसे कई उदाहरण दिए हैं जहां साधारण बिलों को धन विधेयक के तौर पर पेश करके पास करा लिया गया। आधार बिल को लेकर भी ठीक ऐसी ही बहस हुई थी, क्योंकि हम जानते हैं कि धन विधेयक पर राज्यसभा के पास खास पावर नहीं है, इसलिए इस तरह के कदम उच्च सदन की अहमियत और उसकी प्रभावशीलता पर कुछ गंभीर सवाल जरूर खड़े करते हैं। इसके अलावा साल 2003 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से डोमिसाइल यानी मूल निवासी होने की शर्त को ही हटा दिया गया। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब कोई भी राजनेता किसी भी राज्य से राज्यसभा सांसद बन सकता है, फिर चाहे वो वहां कभी रहा हो या नहीं। कई जानकारों का मानना है कि इस एक फैसले ने सदन के उस संघीय चरित्र को ही बदल कर रख दिया है। अब ऐसे बाहरी व्यक्ति चुने जा रहे हैं जिनका उस राज्य की जमीनी हकीकत से शायद ही कोई लेना देना हो। और हाँ, सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया भी आलोचनाओं से बिल्कुल अछूती नहीं है। उदाहरण के लिए, जब सचिन तेंदुलकर जैसे हाई प्रोफाइल व्यक्ति को मनोनीत किया गया, तो 374 दिनों तक सदन चलने के बावजूद उनकी उपस्थिति महज 24 दिन रही। ऐसे आंकड़े देखकर ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस तरह के मनोनयनों से वास्तव में सदन की चर्चाओं या उसकी गुणवत्ता में कोई सुधार हो भी रहा है? तो इन तमाम संरचनात्मक पहलुओं और मौजूदा चुनौतियों पर गौर करने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। भविष्य में इस संवैधानिक ढाल को वाकई मजबूत और असरदार बनाए रखने के लिए आखिर किन सुधारों की जरूरत है? क्या राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व देना चाहिए, या फिर मनोनयन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने जैसे कदम इस भारतीय लोकतंत्र के नाजुक संतुलन को बचा सकते हैं? ये यकीनन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।